सो हेलो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, मजे में होंगे और मजेदार होंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे पढ़ाई जोरदार, शानदार, मजेदार, धुएंधार चल रही होगी। तो चलिए ठीक है, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। एमपीपीएनएसटी क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को यही ढूंढते ढूंढते आए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं इस बारे में भी पहले इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग जानेंगे एमपीपीएनएसटी क्या है, इसके अलावा बोर्ड कौन सा उसको कंडक्ट कराता है, और तो और इसके अलावा इस जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आपको क्या क्या कोर्सेज मिलते हैं, इसके थ्रू आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ने होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको तैयार करे होंगे इस एग्जाम में बैठने के लिए, इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और भी काफी कुछ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। एमपीपीएनएसटी क्या है, तो जैसे कि बताया मैंने, मध्य प्रदेश का प्री नर्सिंग टेस्ट है ये, जो कि एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग के लिए कराया जाता है। आप इसी एक एग्जाम को दे सकते हो और इस एग्जाम को देने के बाद में आप काउंसलिंग टाइम पे चूज कर सकते हो कि आपको एएनएम लेना है, जीएनएम लेना है या नर्सिंग लेना है। ठीक है, और इसके बाद में फिर आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है, मैं पहले ही कह रहा हूं स्टेट लेवल एग्जाम है। ठीक है, तो स्टेट लेवल एग्जाम में आपको डोमिसाइल जरूरी होता है, जो कि एमपी एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, एमपीईएसबी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। इसके थ्रू कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस मिलते हैं और तो और इसके बाद फिर आप एक सर्टिफाइड नर्स बनते हैं। ठीक है, बाकी एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है तो आप हमारे दूसरे वीडियोस को चेक कर सकते हो, हमारे ही यूट्यूब सेक्शन में आपको उस पर भी डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स में आपको एडमिशन मिलता है और एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिलता है। पीएनएसटी मेनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है जो 10+2 किए हुए हो, बट ये होता है नहीं, होता था। अब बॉयज के लिए भी ये चीज अलाउ कर दिया गया है, बॉयज बेस में अप्लाई कर सकते हैं। हर साल हजारों के सीट्स के थ्रू ये फिल होता है, जो कि आपको बताने की जरूरत नहीं है अगर आप एक एमपीपीएनएसटी के एस्पिरेंट है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और जानते हैं फॉर्म का डेट क्या रहने वाला है। तो जो लास्ट ईयर का डेट था उसी के बेसिस पे हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि इस ईयर क्या डेट्स हो सकते हैं, क्योंकि हर साल अराउंड वही डेट रहता है। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर का हमारा फॉर्म का रिलीजिंग डेट था वो था 19 मई 2025 को, और जो क्लोजिंग डेट था वो था 2 जून 2025। और जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था, देखो एडमिट कार्ड क्या होता है ना कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले या फिर एग्जाम से 3-4 दिन पहले रिलीज किया जाता है। रीजन है उसके पीछे कि अगर बहुत टाइम पहले रिलीज कर दिया जाता है तो एग्जाम में सेंटर पे फिक्सिंग या फिर पेपर लीक के डाउट्स कंडीशन ज्यादा देखने को मिलते हैं, चीटिंग एंड सारा कुछ। ठीक है, आपको भी पता है, इसलिए एडमिट कार्ड को एग्जाम से कुछ टाइम पहले रिलीज किया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए। बाकी लास्ट ईयर जो एग्जाम का रिलीज हुआ था वो 18 जून 2025 को एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था और एग्जाम डेट था 24 जून 2025, यानी कि आप देख सकते हो 6 डेज पहले ऐसे इसे रिलीज किया गया था। यानी कि 18 जून के नाइट टाइम पे रिलीज होता है और 24 के एग्जाम है, यानी 4-5 दिन पहले का आपको एक गैप टाइम मिलेगा ताकि आप दूसरे सिटी में अगर आपका सेंटर है आप वहां पे जा सको। ठीक है, तो ये सारे अपने कंडीशंस रहते हैं। बाकी इस ईयर हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, कब एग्जाम के डेट्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, वो जिसके बारे में भी जान लेते हैं। 2026 में एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाला है। फॉर्म रिलीज मिड मई में हो सकता है, जैसे कि लास्ट ईयर 19 मई को हम लोगों को देखने को मिला था, तो मिड मई के बाद ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। और लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग जो रहने वाला है वो अर्ली जून में। ठीक है, तो अराउंड आपको 20 to 25 डेज का एक पीरियड ऑफ टाइम मिलता है जिसमें कि आप फॉर्म फिल करते हो। ठीक है, एडमिट कार्ड जो रहता है एग्जाम से एक हफ्ते पहले रिलीज किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब एग्जाम डेट पर आ जाते हैं, तो एग्जाम डेट जो रहता है वो जून का लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर आपको 24 जून को देखने को मिला था, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो अराउंड देखो जो संडे का डेट होगा ना वही पकड़ लेना, उसी अराउंड में आपको एग्जाम होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अपना प्रिपरेशन करते रहिए। और उसके पहले जान लेते हैं कि प्रिपरेशन के पहले आप इस एग्जाम में बैठने के काबिल हो या नहीं। दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या आपको इस एग्जाम से धक्के मार के तो नहीं निकाल दिया जाएगा? तो चलिए ठीक है, जानते हैं इस वीडियो में। तो जो 10+2 का आपका मार्क्स है वो क्या है, वो पीसीबी होना चाहिए, साथ में आपका इंग्लिश चूज होना चाहिए, और तो और आपका मिनिमम परसेंटेज अगर आप जनरल हो, अनारक्षित कैटेगरी से हो तो 45% होना चाहिए। वहीं अगर आप SC ST और OBC हो तो 40% पे आपका काम चल जाएगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना होगा, वो चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो एज लिमिट है वो मिनिमम 17 ईयर्स का होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 17 ईयर्स का। तो अपर एज लिमिट क्या है, अपर एज लिमिट 31 जनरल के लिए, बट हाँ किस डेटा में 35 ईयर्स तक देखने को मिलता है। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज भी ये चेंज होता है, SC ST OBC के बेसिस पे। इसके अलावा जो वुमेन्स है उनके बेसिस पे भी चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। तो अराउंड ये 37 to 40
पहुंच जाता है, ये जो डेटा है वो 37 टू 40 एज तक में पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में बात करेंगे तो वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा और आपको बहुत कुछ इस वीडियो में बताना है और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बताना है। तो चलिए, अब यहाँ पर एक दूसरा बात जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो कैंडिडेट जो होंगे उनको एमपी का डोमिसाइल रखना होगा, वो जरूरी है। कैंडिडेट्स का एमपी का डोमिसाइल होना जरूरी है। और ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दे रहा हूं, तो डेटा बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आपको इसके बाद में किसी दूसरे वीडियो को क्रॉस चेक करने का जरूरत नहीं है, किसी दूसरे वीडियो को देखने का जरूरत नहीं है कि क्या इस वीडियो में सही बताया गया नहीं बताया गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें काफी लोग बोलते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब पे जो डेटा ऐसा देखने को आपको मिलेगा, उसमें बहुत सारा डेटा ऐसा बताता है कि नहीं एमपी का डोमिसाइल नहीं होगा तो भी चलेगा, या फिर जो दूसरे एग्जाम दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो लोग भी अपियर हो जाएंगे और फिर बिना डोमिसाइल का आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, इस चीज का प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रिजर्वेशन जो मैं आपको आगे चल करके बताने वाला हूं, उसमें क्लियरली मेंशन है, ओनली द कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश विल बी इंटाइटल्ड टू टेक द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो फिर उसमें जो फी स्ट्रक्चर एंड ऑल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है, या फिर बहुत ही एक मिनिमम फी देखने को मिलता है, वो सब बिना डोमिसाइल का, बिना आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट का उन सबको क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए खैर आते हैं वहां पर भी। तो जो फॉर्म भरने का लास्ट ईयर का टाइम था, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 19 मई 2025 था। जो लास्ट डेट था वो 2 जून 2025 रहा था, और जो एग्जाम का डेट था वो 24 जून 2025 का था। उसमें आपको करेक्शन का भी टाइम मिलेगा, तो करेक्शन के लिए जो टाइम दिया गया था 7 जून को पोर्टल आपको खुलता हुआ दिखा था, उस टाइम पे आप अपने फॉर्म्स में करेक्शंस कर सकते थे। ठीक है, और जो एग्जाम फॉर्म के जो पैसे लगते हैं, एग्जाम फॉर्म जब आप फिल करोगे तो उसमें आपको एक फी पे करना होता है। वो जो जनरल कैटेगरी होते हैं उसके लिए 400 पे करना होता है, और वहीं पे अगर आप SC ST और OBC हो तो फिर आपको 200 पे करने होते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं SC ST और OBC को। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं। रिजर्वेशन को हम लोग डिटेल में जानते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों को फायदा मिलेगा, जो वहां पर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, जो वहां पर के रेसिडेंशियल्स हैं, उनको इस स्टेट लेवल एग्जाम में क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक परमानेंट रेसिडेंट मध्य प्रदेश को ही सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा, और जो एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज और फिर प्राइवेट कॉलेज में, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट में ही माना जाएगा। ठीक है, और फिर यहां पर एक दूसरा पार्ट आता है, रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर प्रोविजन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1994, एक्ट ऑफ 21 ऑफ 1994 में ये लीगल किया गया था, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग रिजर्वेशन एज पर द ऑर्डर नंबर। चलिए मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो EWS, जो इकोनॉमिकली वीकर जो लोग थे, उन लोगों के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया गया, वो यहां पर मेंशन है। जो लोग EWS सेक्शन से आते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 10% रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। ठीक है, नर्सिंग काउंसिल के लिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए, उन्हीं लोग को ये रिजर्वेशन के लिए अपना बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब ठीक है, जान लेते हैं कि अगर आप इस एग्जाम में बैठते हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो आपके 10th का मार्कशीट होना चाहिए, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेगा कि आप सच में 17 साल के हो या नहीं हो। खैर चलिए ठीक है, मार्कशीट 10+12 का, 10th और 12th का आपका मार्कशीट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू वेरीफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय सब डिवीजन ऑफिसर, जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके थ्रू कास्ट सर्टिफिकेट आपका इशूड होना चाहिए। ठीक है, और तो और यहाँ पे EWS जो सेक्शन के लोग हैं, उन लोगों के लिए EWS सर्टिफिकेट का जरूरत होता है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना हुआ होना चाहिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, जो अगर आप कहीं पर काम किए हो, कहीं पे आपने 5 इयर्स का एक वर्क करा है, या फिर आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, उसका भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मेंशन है, 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस असोर्ड बाय चीफ मेडिकल एंड चीफ हेल्थ ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर द कैंडिडेट्स वर्किंग अंडर आशा प्रोग्राम। अगर आपने इस प्रोग्राम के अंदर में काम करा है, आशा प्रोग्राम में, और फिर आपके पास में इसका एक सर्टिफिकेट है, तो आप वो सबमिट करोगे, जिससे आपको कुछ मार्क्स में बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहीं अगर आपने ANM स्टाफ नर्स पोस्ट पे या फिर किसी भी दूसरे ऐसे पोस्ट पे आपने काम करा है, तो उसके सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपने नहीं काम करे तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इवोल्यूशन स्कीम है, यहाँ पर आपके मार्क्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ भी मार्क्स आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है
उसके बारे में कि आपके कितने मार्क्स के एग्जाम रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन सारे मार्क्स के लिए रहते हैं, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये बेनिफिट इस एग्जाम के, ताकि थोड़ा बहुत तुक्का वुक्का लगा सकते हो, चलो ठीक है। लेकिन देखो एज अ टीचर सजेस्ट करेंगे कि नहीं, सब कुछ पढ़ करके जाओ, अच्छे से कंप्लीट करके जाओ, कोई तुक्का वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, लास्ट में अगर कुछ छूट रहा है तो लगा सकते हैं जय माता दी करके, ठीक है। जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का पार्ट है वो हम लोग जान लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न आपका सीबीटी मोड में होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू रहते हैं, एमएसक्यू नहीं रहते हैं, मैं ये क्लियरली बोला हूं, एमएसक्यू नहीं रहते हैं, एमसीक्यू रहते हैं, और उसमें आपको सीबीटी मोड में एग्जाम अटेम्प्ट करना रहता है। तो जो सब्जेक्ट होते हैं आपके पास में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और फिर जनरल नॉलेज होते हैं। इन सब का डिटेल सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके ऊपर भी एक पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, उस वीडियो को देखना मत भूलना। वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। वो वीडियो अगर इस वीडियो के बाद अपलोड होगी तो मैं बाद में कुछ टाइम के बाद में इस वीडियो के आई बटन में ऊपर में मैं ऐड करवा दूंगा, आप उससे उस वीडियो में जा सकते हो, ठीक है। बाकी जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का होता है, आपके 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स पे भी हम लोग आएंगे, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे आपको बहुत सारे दूसरे वीडियोस में दूसरा डेटा देखने को मिल सकता है। जो वीडियो 2 साल से पहले के बने हुए होंगे या फिर 1.5 साल से पहले के, आपको उसमें एक दूसरा डेटा देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न धीरे धीरे चेंज हुआ है लास्ट ईयर में, और इसलिए यहाँ पे दूसरे डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर्स का होता है। कहीं पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि 150 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, बट अब जो न्यू पैटर्न है उसके बेसिस पे 100 मार्क्स के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। जो सिलेबस होगा वो आपका क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी के बेसिस पे होगा। इसमें कोई ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जानते हैं जो फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपको 20 देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन जैसे कि 1 मार्क्स का होता है तो फिर आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, दैट इज 20 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। बॉटनी में आपको 10 क्वेश्चंस, जैसे कि बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट आ जाता है, जियोलॉजी और बॉटनी। बायोलॉजी में भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, बट बॉटनी और जियोलॉजी जो डिवाइड हो जाता है, बॉटनी में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, जियोलॉजी में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश यानी कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो 20 मार्क्स के होंगे। जीके में भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और 20 मार्क्स के होंगे। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके और इसके अलावा इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स आपके 20 मार्क्स के रहेंगे, और 20 क्वेश्चंस रहेंगे और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। दैट इज क्लियर। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा वो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है आपके एग्जाम का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जानना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या सिलेबस देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं डिटेल सिलेबस पे बात नहीं करूंगा, एक दूसरी वीडियो हम बनाएंगे उसमें डिटेल सिलेबस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो फिजिक्स का हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, इसके डिटेल सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इफेक्ट्स एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म जो 12th का चैप्टर्स है, इन सब का ये सिलेबस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसके अलावा फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये सारे 12th के चैप्टर है, 11th के चैप्टर्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में आपको सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, D&F ब्लॉक, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरियंस, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ठीक है। ये सभी 12th का केमिस्ट्री है। और फिर लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स आपको इसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग फिर बायोलॉजी में आते हैं तो बायोलॉजी में आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन में जो चैप्टर्स आते हैं उन सब पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर आपको देखने को मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, और इकोलॉजी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दैट्स इट फॉर बायोलॉजी। उसके बाद फिर हम लोग इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड यूसेज, और उसके अलावा फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेंटेंसेस, जिसमें कि अलग अलग पार्ट है। डिटेल सिलेबस वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। कॉमन एरर्स, स्पेलिंग, ये सब का एक पार्ट रहता है जो कि आपसे जीके में इंग्लिश में पूछा जाएगा। जीके में हम लोग आते हैं, जीके में आपको करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, और फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स, और फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, मध्य प्रदेश स्टेट स्पेसिफिक जो भी उसमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल वीडियो जो सिलेबस का बनेगा उसमें बात करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड PNST कट ऑफ,
तो जो जनरल के होते हैं वो अराउंड 50.8 आपको देखने को मिलेगा, परसेंटाइल में होता है, परसेंटेज में नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस को 47.97, ओबीसी में आपको 49.95, एससी एसटी में 46.7 और एसटी में आपको 42.7 देखने को मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पीएनएसटी का 2026 के लिए, ठीक है। और ये 100 मार्क्स में से, पहले 150 का होता था, अब 100 मार्क्स का होता है, उसी में से ये चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो जब बनेगा उसमें और भी अच्छे से हम लोग बात करेंगे, कट ऑफ क्या क्या रह सकता है, ठीक है। वो एग्जाम हो जाता है उसके बाद फिर वो वीडियो आपको रिलीज करा जाएगा, ठीक है। जो बेस्ट बुक्स हो सकते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। एमपीपीएनएसटी के एग्जाम के लिए उसमें हम लोग बात कर लेते हैं। बायोलॉजी के लिए क्या, बायोलॉजी में जो आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, बोटनी और जूलॉजी, उसके लिए आप पहले तो एनसीईआरटी बिल्कुल बिल्कुल पढ़ो। उसके अलावा फिर एमटीजी का ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आता है, वो आप बाई करो, ऑनलाइन मंगवा लो, बहुत बेस्ट बुक है, या फिर किसी बुक स्टोर पे मिल रहा है ले लो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए ये बुक बाई कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट बुक आपके लिए रहने वाला है प्रिपरेशन में। ऑब्जेक्टिव पे ट्रूमैन्स का बायोलॉजी ले सकते हो, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और आई थिंक आपको वॉल्यूम 2 लेना चाहिए, वॉल्यूम 1 आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो 12th के बेसिस पे है, ठीक है। बाकी यहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th के लिए। पहले तो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, उसके अलावा एमटीजी फिंगर टिप्स आपको ले लेना है, उसके बाद फिर ओपी टंडन का फिजिकल केमिस्ट्री ले लेना, कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा इससे, काफी बढ़िया बुक है। दिनेश ऑब्जेक्टिव के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं पे फिजिक्स में बात करें तो फिर आपको एनसीईआरटी फिजिक्स का तो पहले पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि उतना डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप उसके लिए दूसरे साइड बुक्स पे आ जाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ जाना। इसके अलावा एचसी वर्मा का वॉल्यूम 2 बाई करना, वॉल्यूम 1 मत बाई करना, क्योंकि वॉल्यूम 2 जो है यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो वॉल्यूम 2 के अकॉर्डिंग, यानी 12th क्लास के अकॉर्डिंग, 11th क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो ये बुक्स आप बाई कर सकते हो एचसी वर्मा का, ओके। और फिर डीसी पांडे का बाई कर सकते हो, अरिहंत का आता है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। और एमटीजी फिजिक्स आप बाई कर सकते हो, एमटीजी फिंगर टिप्स, ठीक है। तो ये सारे बुक्स हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। जीके के लिए आप लूसेंट बुक सबसे पहले तो बाई कर लेना, ठीक है। बाकी ये एक बुक सजेस्टेड है, बट डेली करेंट अफेयर्स के लिए एप्स और ऑनलाइन आप जरूर पढ़ना। और अरिहंत का जीके कैप्सूल आता है, वो आप जरूर बाई करना, ठीक है। इसके अलावा मनोरमा ईयर बुक है, तो मैं इसे बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आप चाहो इतना आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उसको ले सकते हो करंट अफेयर और फैक्ट्स को जानने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं स्ट्रैटेजी आपको क्या बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एनसीईआरटी मैक्सिमम बायोलॉजी और फिर उसके डायग्राम्स और उसके एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, 10 एग्जांपल दे देगा, उसमें से किसी एक एग्जांपल को गलत कर देगा और वहां पे फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। बाकी आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे भी आप ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आने लगे हैं, तो इन सब पे आपको मेजर फोकस करना है। और एमसीक्यू डेली एमटीजी फिंगर टिप से आप लगाओ, आपके जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जा रहे हैं उसको लगाओ अच्छे अमाउंट में। यहाँ पर अगर कमेंट आता है कि हाँ हमें जरूरत है बैच के लिए, एमपीपीएनएसटी के लिए, तो हम उसके लिए एक बैच लॉन्च करेंगे और आप उसे इजिली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जीके डेली लुसेंट का जो बुक है उसको आप रिवाइज करो, एटलीस्ट 1 करंट अफेयर्स का आप एक टारगेट लो, उस टारगेट को कंप्लीट करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स पीएनएसटी के पेपर लगाओ, मॉक टेस्ट को टाइम टू टाइम देते जाओ। तो जो बैचेज होंगे उसमें आपको मॉक टेस्ट के लिए और बाकी सारी चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। और अगर अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, हम लोग उस डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया रहोगे। चलिए, थैंक यू।